हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लेवल अप सीयूईटी। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं आर्टिकल 12, दैट इज स्टेट। व्हाट इज स्टेट? तो हमने देखा कि भाई फंडामेंटल राइट्स जो आपको गारंटेड है अंडर पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो फंडामेंटल राइट्स बेसिकली किसके अगेंस्ट आपको गारंटीड है? तो इट इज़ गारंटीड अगेंस्ट स्टेट। तो इंपॉर्टेंट ये है कि भाई हम पहले ये जान लें कि स्टेट क्या होता है ना। तो स्टेट जो है, आप यहाँ पे डेफिनेशन देख सकते हैं, आर्टिकल 12 में स्टेट की डेफिनेशन दी गई है। तो यहाँ पे कैटेगोरिकली बताया गया है कि स्टेट मीन्स दैट गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ द यूनियन, राइट। Government and of the union and state legislature of each of the state and all local authorities and all other authorities। तो इसमें क्या क्या फेजेस हमको दिख रहे हैं? यहाँ पे हमको जो दिख रहे हैं फेजेस, ये क्या लिखा है कि गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, दैट मीन्स आपका लोकसभा एंड राज्यसभा। सो पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट। तो गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ये हो गया, दैट इज यूनियन गवर्नमेंट। गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ ईच ऑफ द स्टेट, दैट इज विधानसभा एंड विधान परिषद, लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव असेंबली, क्योंकि स्टेट के हाउसेज होते हैं। ऑल लोकल लोकल अथॉरिटीज एंड अदर अथॉरिटीज। ठीक है, तो हमारे पास चार फेजेस आ चुके हैं। पहला एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, दैट इज ऑफ यूनियन। सेकेंड गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ ईच ऑफ द स्टेट, दैट इज लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड लेजिस्लेटिव असेंबली। फोर्थ thirdly all local authorities and fourthly all other authorities। तो what does this mean? तो स्टेट जैसा मैंने आपको बताया कि यूनियन एग्जीक्यूटिव हम किसको बोलेंगे, दैट इज प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विद प्राइम मिनिस्टर। स्टेट एग्जीक्यूटिव में कौन कौन आ सकता है भाई? गवर्नर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विद द चीफ मिनिस्टर एज हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। यूनियन लेजिस्लेचर में आपका, मैंने बताया आपको, प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा। और स्टेट लेजिस्लेचर में आपका गवर्नर, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज एंड स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, बराबर। तो अभी हम देखना है हमें कि भाई व्हाट इज लोकल अथॉरिटीज। लोकल अथॉरिटीज क्या होते हैं? लोकल अथॉरिटीज, व्हाट इज लोकल अथॉरिटीज? तो लोकल अथॉरिटीज कैन बी म्यूनिसिपैलिटीज, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, म्यूनिसिपल म्यूनिसिपैलिटीज हो गए आपके, या फिर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स हो गए। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स, हर डिस्ट्रिक्ट में एक बोर्ड होता है, वाटर बोर्ड होता है, पॉल्यूशन बोर्ड होता है। ठीक है, या फिर आपके ग्राम पंचायत हो गए, ग्राम पंचायत। ठीक है, इनको हम लोकल बॉडीज बोल सकते हैं। बेसिकली फंक्शन यहाँ पे जो होने चाहिए वो गवर्नमेंटल फंक्शन होने चाहिए, उसको हम लोकल अथॉरिटीज बोल सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद हम देखते हैं कि भाई क्या अदर अथॉरिटीज़ क्या होते हैं। उसके बाद हम फिर देखेंगे कि जुडिशरी इज कंसिडर्ड एज ए स्टेट और नॉट। तो अदर अथॉरिटीज़ में हम क्या देख सकते हैं? जब हम अदर अथॉरिटीज़ की बात करते हैं तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने डिस्क्राइब किया है कि भाई हम अदर अथॉरिटीज़ की बात, किसको किसको हम अदर अथॉरिटीज़ बोल सकते हैं, लोकल एंड अदर अथॉरिटीज़। तो लोकल अथॉरिटी जो डेफिनेशन इसकी दी गई है, दैट इज नॉट मेंशन अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज मेंशन अंडर सेक्शन 3 ऑफ क्लॉज 31 ऑफ फेडरल क्लॉजेज एक्ट दैट डिफाइंस लोकल अथॉरिटीज़, जो कि मैंने आपको ऊपर भी डिस्क्राइब करके बताया है ना। यहाँ पे बताया गया है कि म्यूनिसिपल कमिटीज, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, बॉडी ऑफ कमिश्नर ऑफ एनी अदर अथॉरिटी लीगली इंटाइटल्ड टू बी इंटरेस्टेड बाय द गवर्नमेंट। मतलब गवर्नमेंट के थ्रू इंटरेस्टमेंट हुआ हो, गवर्नमेंट फंक्शन परफॉर्म करने के लिए, या फिर किसी भी तरीके का गवर्नमेंट का उसके ऊपर कंट्रोल हो, मैनेजमेंट पे कंट्रोल हो, ठीक है, तब हम उनको लोकल अथॉरिटीज बोल सकते हैं। अदर अथॉरिटीज जब हम बात करते हैं तो अदर अथॉरिटीज की भी कोई भी डेफिनेशन यहाँ पे नहीं दी गई है। जो अदर अथॉरिटीज का कंसेप्ट बिल्डअप हुआ है, दैट वाज डेवलप्ड केस बाय केस, है ना। केसेस के थ्रू वो कंसेप्ट डेवलप हुआ है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो केस है जिसके थ्रू अदर अथॉरिटीज का कंसेप्ट सुप्रीम कोर्ट ने फर्स्ट टाइम डिफाइन किया, दैट इज यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास वर्सेस शांताबाई। तो यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास के फैक्ट्स यहाँ पे दिए गए हैं, बहुत छोटा सा फैक्ट है, पर जो जजमेंट है वो इंपॉर्टेंट है। जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि भाई आप अदर अथॉरिटीज को कैसे इन्फर कर सकते हो। तो सुप्रीम कोर्ट हैज कंस्ट्रक्टेड द प्रिंसिपल ऑफ इजस्डम जनरिस। द नीड टू अंडरस्टैंड इजस्डम जनरिस का प्रिंसिपल क्या कहता है। तो इजस्डम जनरिस का प्रिंसिपल कहता है विच मीन्स दैट इट इज ऑफ द सेम काइंड। ठीक है, व्हेन अ लॉ लिस्ट क्लासेस ऑफ पर्सन और थिंग, दिस कंसेप्ट इज बेस्ड ऑन क्लैरिफाई सच अ लिस्ट। ठीक है, if it is written car, jeep, rickshaw, bus, motorcycle, etc., it means the other motor vehicles are also included. So wisdom generis means the same of its kind, मतलब कि जिस टाइप की चीज़ें मेंशन है वो सारी चीज़ें उसमें इंक्लूड हो जाएगी, है ना। तो यहाँ पे बताया गया है कि भाई wisdom generis means कि that
इट कैन बी सो कंस्टिट्यूटेड कि भाई जिस भी अथॉरिटी को हम कंसिडर कर रहे हैं कि वेदर इट इज़ अ स्टेट और नॉट, तो हम ये देखेंगे कि क्या वो गवर्नमेंटल फंक्शन एक्सरसाइज कर रही है ना। अगर वो फंक्शन गवर्नमेंटल फंक्शन से रिलेटेड होगा या फिर गवर्नमेंट का किसी तरीके से मैनेजमेंट पे कंट्रोल होगा या गवर्नमेंट जो है वो सुपरवाइज कर रही होगी, तो हम उसको बोल सकते हैं कि दैट इज द अथॉरिटी विच इज कंसिडर्ड एज अ स्टेट, राइट। सो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास वर्सेस शांताबाई के केस में मद्रास हाईकोर्ट का जजमेंट था। तो मद्रास हाईकोर्ट के जजमेंट को के ग्राउंड्स पे ही ये सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि आप जो यूनिवर्सिटीज़ हैं दैट आर आल्सो कंसिडर्ड एज स्टेट, इज नॉट अ स्टेट of Madras is not a state as defined under Article 12 and of the Constitution, and its regulation are not subject to prohibition enacted in Article 12, right। ये केस आपको समझ में आया। यहाँ पे बताया गया कि जो यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास विल नॉट बी कंसिडर्ड एज स्टेट, दे वुड नॉट इंक्लूड नेचुरल पर्सन एंड जुरिस्टिक पर्सन हु कैन बी ग्रांटेड एज एन इंस्ट्रूमेंटैलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। इस केस के बाद जो दूसरा इंपॉर्टेंट केस है वो है आपका उज्जमबाई भी है, पर उज्जमबाई में सेम चीज़ें सुप्रीम कोर्ट ने कही, है ना। पर राजस्थान इलेक्ट्रिक बोर्ड में क्या हुआ, राजस्थान इलेक्ट्रिक बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट में यहाँ पे बताया गया कि जो भी बॉडीज स्टैट्यूटरी बॉडी हैं या नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी हैं, वो अगर गवर्नमेंट का गवर्नमेंट से पावर ड्राइव कर रही हैं या फिर गवर्नमेंट के थ्रू कोई पावर उनके ऊपर कन्फर किया जा रहा है या वो क्वासी गवर्नमेंटल फंक्शंस परफॉर्म कर रही हैं, तो उन सारी बॉडीज़ को हम स्टेट बोलेंगे, करेक्ट। जो भी गवर्नमेंट फंक्शंस परफॉर्म कर रही है उन सबको हम स्टेट बोलेंगे। सो बेसिकली जो ये शांताबाई वाला केस था उसमें जो डिसीजन आया उससे थोड़ा अलग डिसीजन राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वर्सेस मोहनलाल के केस में आया था, है ना। अब यहाँ पे नेक्स्ट केस जो है, जो इंपॉर्टेंट केस है हमारा, दैट इज सुखदेव वर्सेस भगत राम। सुखदेव वर्सेस भगत राम का जो केस है इसमें बताया गया इंस्ट्रूमेंटैलिटी ऑफ स्टेट के बारे में। इंस्ट्रूमेंटैलिटी ऑफ स्टेट के बारे में ये बताया गया कि भाई जो भी बॉडीज, जो भी अथॉरिटी स्टेट के फंक्शंस को परफॉर्म कर रही है या स्टेट से पावर डिराइव कर रही है उसको हम एज अ स्टेट एजेंसी बोलेंगे। सुखदेव वर्सेस भगत राम केस में 3 अदर अथॉरिटीज को स्टेट का दर्जा दिया। कौन कौन से थे वो? LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन एंड ONGC, ठीक है। 3 अथॉरिटीज को हमने यहाँ पे स्टेट के लिए डिफाइन किया है, LIC, IFC एंड ONGC। अब इसके रिगार्डिंग जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट केस है दैट इज RD शेट्टी वर्सेस इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी। अब यहाँ पे क्या होता है, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने इंस्ट्रूमेंटैलिटी ऑफ एजेंसी के कंसेप्ट को डिफाइन किया सेपरेटली, एंड ऑल्सो इन्होंने कुछ टेस्ट लेट डाउन किए जिसके बेसिस पे हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि अथॉरिटी जो है वो स्टेट है या नहीं है, ठीक है। द इंटायर कैपिटल शेयर, जो भी उसमें पैसे इन्वेस्टेड हैं, जो भी कैपिटल शेयर है अथॉरिटी का या जिस अथॉरिटीज़ का जिस जहाँ से भी कैपिटल फंडिंग है, मेजर सोर्स है, तो उसको हम स्टेट बोलेंगे। अगर वो गवर्नमेंट से आ रहा है तो हम स्टेट बोलेंगे। वेदर द फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ द स्टेट इज सो मच टू मीट ऑलमोस्ट इंटायर एक्सपेंडिचर ऑफ द कॉर्पोरेशन। बेसिकली जो उस अथॉरिटी है उसका फाइनेंस मैनेज अगर स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू हो रहा है देन हम उसको स्टेट बोल सकते हैं। गवर्नमेंट का उस पर कंट्रोल है, उसके मैनेजमेंट पे कंट्रोल है, तो हम उसको स्टेट बोल सकते हैं। द फंक्शंस ऑफ द कॉर्पोरेशन आर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस एंड क्लोजली रिलेटेड टू गवर्नमेंट फंक्शंस। अगर कोई पब्लिक इंपॉर्टेंस का फंक्शन प्ले कर रहा है या फिर उसका गवर्नमेंटल फंक्शन से रिलेटेड कोई फंक्शन है तभी भी हम उसको स्टेट बोल सकते हैं। अ डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ट्रांसफर टू ए कॉर्पोरेशन, कोई ऐसा डिपार्टमेंट जो कि गवर्नमेंटल डिपार्टमेंट था पर उसके सेपरेट फंक्शनिंग के लिए, उसके बेटर फंक्शनिंग के लिए हमने उसको ट्रांसफर कर दिया किसी अथॉरिटी के पास, तो भी हम उसको स्टेट बोल सकते हैं। या फिर अगर वो अथॉरिटी कोई मोनोपोली स्टेटस इंजॉय कर रहा है दैट इज प्रोटेक्टेड बाय स्टेट, तो हम उसको स्टेट बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बताया गया कि जो एयरपोर्ट अथॉरिटी है दैट इज अंडर स्टेट, दैट इज अ स्टेट अनडाउटेडली एन इंस्ट्रूमेंटलिटी ऑफ एजेंसी, राइट। अब यहाँ पे आपको बहुत सारे केसेस मिलेंगे जहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट अथॉरिटीज़ को बोला गया कि कौन सी अथॉरिटी स्टेट है, कौन सी अथॉरिटी स्टेट नहीं है ना। यहाँ पे जो हमने एक कंप्लीट लिस्ट आपको प्रोवाइड कर दी है, ये सारे केसेस हैं जहाँ पे आपको बताया गया अलग अलग चीज़ों के बारे में कि भाई क्या चीज़ें टेस्ट हो सकती है, क्या चीज़ें स्टेट हो सकती है, क्या चीज़ें स्टेट नहीं हो सकती है। ये सारे इंपॉर्टेंट केसेस हैं जिसमें आपको NCERT का केस बताया गया है, NCERT को स्टेट बताया गया है ना। तो यहाँ पे हम एक लिस्ट देख लेते हैं, ये सारे केसेस आपके रेफरेंस के लिए, इसको आप रेफर करिएगा। इन सब का जिस्ट हमने यहाँ पे अटैच करके रखा है ना। ये देखिए जहाँ पे अथॉरिटीज़ के नाम है और इस अथॉरिटी को किस केस में स्टेट बताया गया है उसका भी नाम यहाँ पे मेंशन है ना। तो यूपी वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन वर्सेस विजय नारायण, ये केस है। यूपी वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन को अथॉरिटी स्टेट बताया गया, डिक्लेयर किया गया। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन, अभी हमने पीछे सोम प्रकाश का केस देखा, सोम प्रकाश वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें कि भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन को स्टेट डिक्लेयर किया गया।
Council for Scientific and Industrial Research, CISR, that was declared state under, in this case, Pradeep Kumar Vishwas, Indian Institute of Chemical Biology, Indian Statistical Institutes, BS मिन्हास राजस्थान, ये हमने केस अभी पहले डिस्कस किया, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड राजस्थान वर्सेस मोहनलाल, ठीक है। देव वर्सेस भगत राम में हमने देखा कि 3 केसेस आपको बताए गए जिसमें कि 3 अथॉरिटी, स्टेट डिक्लेयर गैस कॉर्पोरेशन, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एंड इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन। उसके बाद ये रमना दयाराम शेट्टी का केस है जिसमें कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को स्टेट डिक्लेयर किया, है ना। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसको वर्कमैन फोर्स FCI में किया गया। स्टील अथॉरिटी, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। तो आपका ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, स्टील इंपॉर्टेंट है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये अजय हसिया वर्सेस खालिद मुजीब, ये भी पहले आपको केस डिस्कस किया गया है, दिया हुआ है, तो आप पढ़ सकते हैं क्या फैसला है, क्या जजमेंट आया। उसमें ये बताया गया था कि जो भी सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंडर रजिस्टर्ड हैं उसको भी हम स्टेट बोल सकते हैं। यहाँ पे है, ये इंपॉर्टेंट है आपका, BCCI, बोर्ड ऑफ क्रिकेट फॉर कंट्रोल इन इंडिया, जी टेलीफिल्म्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में BCCI को भी स्टेट बताया गया है, BCCI इज अ स्टेट, ठीक है। सॉरी, BCCI को स्टेट नहीं बताया गया है, दैट इज नॉट अंडर स्टेट, BCCI इज नॉट अ स्टेट बिकॉज इट डज नॉट परफॉर्म्स द गवर्नमेंटल फंक्शन। तो यहाँ पे अथॉरिटीज की लिस्ट दी हुई है जो कि स्टेट नहीं है, जिसमें कि एक इंपॉर्टेंट है NCRT वुड नॉट बी कंसिडर्ड एज स्टेट, राइट। अब यहाँ पे हमारा लास्ट क्वेश्चन ये आता है कि क्या जुडिशरी भी स्टेट है, तो उसका आंसर किया गया है हमको नरेश सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में, है ना। अगर हम यहाँ देखें, जी, तो जुडिशरी इज स्टेट और नॉट। तो यहाँ पे HM सिरवई, हम एक बहुत ही अच्छे, बहुत ही फेमस एडमिशन बताया कि भाई जुडिशरी दैट इज कंसिडर्ड एज अ स्टेट, ठीक है। ऑफिशियली ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट के सामने जब पहली बार आया, वो किस केस में आया, दैट वुड बी इन द केस ऑफ नरेश श्रीधर विराजकर वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, ठीक है। तो इसमें इशू ये आया कि भाई वेदर द डिसीजन ऑफ द हाई कोर्ट कैन बी चैलेंज्ड अंडर आर्टिकल 32, क्या डिसीजन जो भी हाई कोर्ट रूलिंग देता है, हाई कोर्ट के थ्रू जो भी जुडिशियल ऑर्डर्स आते हैं, तो क्या हम उन डिसीजन को अंडर आर्टिकल 32 चैलेंज कर सकते हैं। तो कोर्ट ने कैटेगोरिकली इसमें डिनाई कर दिया इस कंटेंशन को, और बताया कि भाई कभी भी हाई कोर्ट कोई जुडिशियल ऑर्डर या जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट देता है तो दैट वुड नॉट बी वॉयलेटिव ऑफ फंडामेंटल राइट, और जब वो फंडामेंटल राइट से वॉयलेटिव नहीं होना चाहिए, है ना। और स्टेट जो है वो स्टेट दैट वुड बी कंसिडर्ड एज ए स्टेट, क्योंकि जब भी आप फंडामेंटल राइट का वॉयलेशन होगा तो वो स्टेट के थ्रू होगा, है ना। तो कभी भी कोई भी जुडिशियल ऑर्डर होगा वो कभी भी फंडामेंटल राइट के वॉयलेशन में नहीं होना चाहिए, तो इट मस्ट बी इन अकॉर्डेंस विद द फंडामेंटल राइट। तो आर्टिकल 32 कैन बी यूज्ड वन ओनली व्हेन इन द केस ऑफ फंडामेंटल राइट्स आर वॉयलेटेड। सो इस केस में जुडिशरी को बताया गया कि दैट इज नॉट अंडर द एम्बिट ऑफ आर्टिकल 32 बिकॉज स्टेट के अगेंस्ट ही केस इशू नहीं कर सकता है ना, रिट इशू नहीं कर सकता है। बट AR एंटुले वर्सेस RS नायक में थोड़ा सा सुप्रीम कोर्ट ने इस डिसीजन को डेविएट किया, है ना। तो इसमें ये बोला गया कि भाई सुप्रीम कोर्ट कोई भी या हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट कोई भी ऐसे ऑर्डर या ऐसे डायरेक्शंस पास नहीं कर सकते हैं जो कि फंडामेंटल राइट्स के वॉयलेटिव हो। तो अभी भी यहाँ पे स्टैंड क्लियर नहीं हुआ था कि भाई जो जुडिशरी है वो स्पेसिफिकली स्टेट के अंदर आएंगे या नहीं आएंगे, ठीक है। जो स्टैंड है फाइनली दैट केम्स टू रेस्ट रिजू प्रसाद शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ असम, है ना। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई जो जुडिशरी जब भी कोई एज अ जुडिशियल फंक्शन परफॉर्म कर रही है, राइट, इट वाज ऑब्जर्व दैट सुपीरियर जुडिशियल बॉडी व्हेन एक्टिंग जुडिशियली, जब भी कोई जुडिशियल फंक्शन एक्सरसाइज कर रही है देन उस टाइम पे दैट विल बी नॉट बी कंसिडर्ड एज अ स्टेट। जब भी जुडिशरी कोई जुडिशियल फंक्शन परफॉर्म कर रही है उस टाइम पे हम उसको स्टेट नहीं कहेंगे, राइट। बट अगर जुडिशरी कोई एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन परफॉर्म कर रही है तो उस टाइम पे हम उसको स्टेट कहेंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन बोले तो कोई भी फंक्शन जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट के थ्रू, जो भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं उनके थ्रू किया जा रहा है, और अगर उनके एक्शंस फंडामेंटल राइट्स के वॉयलेटिव हैं तो हम उस टाइम पे जुडिशरी को एज अ स्टेट कंसिडर करेंगे। पर अगर जुडिशरी जब प्योरली जुडिशियल फंक्शन परफॉर्म कर रही है उस टाइम पे हम जुडिशरी को स्टेट नहीं करेंगे। ये समझ में आ रही है बात। तो इसका जो आपको इस ऑर्डर याद रखना है वो पहला क्या है, इसमें केस था नरेश श्रीधर का केस था, उसके बाद केस हुआ AR एंटोले का, फाइनली रिजू प्रसाद शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ असम, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है इन केस वेदर जुडिशरी इज ए स्टेट और नॉट। तो आप रिवाइज करिए, कल हम आर्टिकल 13 की बात करेंगे। थैंक यू।